दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं। हमें अफसोस है कि बीच में एक दिन का गैप हो गया, लेकिन आज हम फिर हाजिर हैं मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए। आपको लगातार न्यूज़ 18 उर्दू और न्यूज़ 18 के दूसरे प्लेटफॉर्म से हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान और इसराइल के बीच जो हालात बने हुए हैं, वो हालात अब ऐसा लगता है कि काफ़ी विस्फोटक स्थिति, काफ़ी विस्फोटक हालात यानी धमाकाखेज हालात की तरफ मुड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि ज़रा सा जो पॉज जो एक तरह से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वो कनाडा से वापस आए थे, G7 की मीटिंग से एक दिन पहले ही वापस आ गए थे एमरजेंसी के हालात में, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिसको दुनिया जो है शायद आने वाले काफी बरसों तक याद रखेगी। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें कुछ कई तरह के फैक्टर्स, कई तरह के चैनल्स जो है वो सामने काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और बैक द चैनल भी बातें हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तमाम चीजों के बीच जो हमले हैं वो नहीं रुक रहे हैं, यानी कि ईरान पर इसराइल भी हमले कर रहा है और ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। पहले तो हमने ये देखा कि ईरान रात में हमले किया करता था, कि अब ईरान का हमला दिन में भी हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहा है और उसके अक्सर मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट किया जाना मुश्किल हो रहा है इसराइल के लिए। तो हम इन तमाम मौजूद पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे जो सीनियर साथी हैं अभय जी। अभय जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। मुझे बड़ा मतलब एहसास इस बात का है कि हमारे नाज़रीन ने आपको एक दिन मिस किया है, हम लोग नहीं आ पाए उनके बीच। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो अब हालात हैं, ये तो हम देख पा रहे हैं कि इसराइल, जिसके बारे में तस्वुर किया जाता था कि इसराइल पर हमला करना या इसराइल के शहर के अंदर धमाका या मिसाइल तक पहुंचाना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन ईरान ने वो मुमकिन कर दिखाया। ईरान ने जो कहा कि हम चूंकि हमला हमने नहीं किया, हम हमले का दिफा कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो न सिर्फ हम जवाबी हमला करेंगे बल्कि हम जो है सजा भी देंगे इसराइल को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा सा सबसे पहले ये बता दें कि जंग जो जिस हालात तक अभी पहुंची है, यानी नफा नुकसान, वो आपको क्या लग रहा है कि मीटर किधर भारी है, किधर ज्यादा डाउन है? देखिए, इनिशियली जब जंग की शुरुआत इसराइल ने की थी अपनी तरफ से जी, तो ये सबके सामने था, तस्वीरें भी सामने आ गई थी, जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज करने की कोशिश इसराइल की तरफ से हुई थी और नातांज को एक सिग्निफिकेंट डैमेज इन्होंने किया भी था। जी। लेकिन जब से ईरान ने रिटेलिएट किया है, उसका जवाब दिया है इसराइल को, तो एक तो न सिर्फ उन्होंने आयरन डोम को भेद दिया है। अब आयरन डोम जो पहले एक माना जाता था कि उसको क्रॉस करके उसकी जो दीवार है उसको ब्रीच करके किसी मिसाइल का इसराइल में अटैक करना नामुमकिन सा माना जा रहा था। लेकिन जो हमास के हमले में हमने देखा था और जो ईरान का जवाब है, उसमें एक बेसिक फर्क है कि ईरान ने जो मिसाइलें जमा की हैं जी और जो डेवलप की हैं अपनी तरफ से जी, उनमें उसकी जो वैरायटी इतनी ज्यादा है कि सबको रोकना आयरन डोम के लिए नामुमकिन हो रहा है। इनिशियली हमने देखा कि जब कहा जा रहा था कि 300 से 400 मिसाइल हमले ईरान की तरफ से किए गए थे, तो तकरीबन 10% जो उसमें थे मिसाइल्स थे जी, उन्होंने आयरन डोम की जो डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक करके अपने जो टारगेट थे उसको अटैक कर दिया है जी। और ये 10% का सक्सीड करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो हो रहा है ऐसा कोई सिचुएशन इसके पहले हाल में इसराइल को नहीं फेस करना पड़ा था। जी बिल्कुल। जो हमास ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसमें कहा जा रहा था कुछ टर्की के थे, हो सकता है कुछ चाइनीज ओरिजिन के होंगे, उसका पता नहीं चला, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। लेकिन हमास की वो दरअसल मिसाइल नहीं बल्कि रॉकेट कहे जाते थे या ड्रोन कहे जाते थे। लेकिन ईरान तो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से, और हमने पहले भी एपिसोड में इसके डिस्कस किया था जी। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जी, उनको रोकना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है और तकरीबन 5 से 6 मार्क मिनिमम होना चाहिए। हाँ। और उससे ऊपर की स्पीड के साथ ये मिसाइल्स इसराइल के हर एक सिटी पर आके गिर रही हैं। हाँ। बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें लग रहा है कि इसराइल का जो डैमेज है बहुत ही सिग्निफिकेंट है और निश्चित तौर पर इसने नेतन्याहू को और जो उसके स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। अब आते हैं नेतन्याहू का, आपने नाम ले लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की ये लग रहा था कि भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका इसमें कूद जाए, किसी तरह से अमेरिका जो है वो इसराइल के इस वॉर को अपने हाथ में ले ले और सीधे तौर पर वो जो है ईरान से भिड़ जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि स्थिति या हालात अभी क्या बन रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या अमेरिका सीधे इसमें कूदने जा रहा है या फिर सवाल तो अब ये भी उठने लगे कि क्या अमेरिका जो है इसराइल का साथ छोड़ रहा है? वास्तव में देखिए, जो लेटेस्ट स्टेटस है अभी जी, जो ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते का वक्त मैं दे रहा हूं, अब ये 2 हफ्ते का वक्त वो दे रहे हैं ईरान को या खुद 2 हफ्ते का वक्त ले रहे हैं ये असेसमेंट करने के लिए कि अगर उनको जंग में सीधे सीधे कूदना पड़ता है जी, तो आफ्टर मैथ क्या होगा उसका। क्योंकि रूस ने भी अब चैलेंज कर दिया। रूस ने पहले बहुत ही एक न्यूट्रल अप्रोच अपनाते हुए ये दोनों को बताया था कि भाई इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, पीस ही आपका अंतिम मकसद होना चाहिए। ठीक है, एक लड़ाई शुरू हो गई है लेकिन इसको खत्म कीजिए। जी। चीन ने भी
सीधे सीधे कुछ भी नहीं बोला है। उसने बोला है कि दोनों को पीस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पिछले 24 घंटे हमने देखा है कि रशिया जो है, पुतिन बहुत एग्रेसिवली सामने आ रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये समझना है, क्योंकि देखिए उनको होम फ्रंट पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मागा का उनका जो स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जी जी। तो आज जब सेकेंड टाइम हुआ है तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे जो सैनिक दूसरे दूसरे देशों में जाकर फंसे हुए हैं, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, तो हम नहीं लड़ेंगे। तो मागा सपोर्टर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप क्यों इतना एग्रेसिव हो रहे हैं ईरान को लेकर। जी जी जी। जबकि यूएसए के पास उनके जो नोन सोर्सेज है, क्रेडिबल सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि ईरान न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप कर रहा है। जी जी। तो इस सिचुएशन में ट्रंप जो है वक्त दे नहीं रहे हैं, वक्त ले रहे हैं। और इसे फिलहाल तो मुझको नहीं लगता है कि ट्रंप इसमें सीधे सीधे कूदने जा रहे हैं, कि अगर कूदते हैं वो तो उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये हमने देखा है, कभी सोशल मीडिया पे भी काफी तस्वीरें चल रही है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में वहां पे काफी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नो वॉर विद ईरान। यानी अमेरिका में लोग प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आप यूएस जो है वो इसराइल के इस जंग में ना कूदे, ईरान के साथ वार ना करे। जबकि एक तस्वीर ये भी देखी गई अमेरिका में कि जो ज्यूज वहां पर कुछ है, जो वहां पर एक तंजीम है ज्यूज फॉर पीस यानी JFP, वो सड़कों पर आए। यानी वो उसने एक रिक्वेस्ट मार्च निकाला और उसमें ये वर्ड सुने जा रहे हैं कि वी वांट नो वॉर ईरान, वी आर सॉरी, वी वांट पीस, स्टॉप द वॉर। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमेरिका खुद अपने होम फ्रंट से, वहां के हालात से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, क्या यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जितने अग्रेसिव शुरू में नजर आए, अब वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो टाइम ले रहे हैं, या फिर ये कि कहीं ना कहीं बैक चैनल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ईरान ने भी अपने सिफारती ताल्लुकात या सिफारती मुज़ाकरात को शुरू कर दिया ये बताने के लिए कि हमारा स्टैंड इसमें क्या है। ईरान के जो वजीर खारजा है वो जो है फ्रांस के और ब्रिटेन के, यूरोपियन यूनियन के वज़ीर खारजा से मिलने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है कि ईरान बखूबी समझ रहा है और सभी कंट्रीज समझ रही हैं जी कि इस लड़ाई का जो खर्चा है, कॉस्ट क्या है। ह्यूमन लाइफ तो है, ये बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा लॉस तो ह्यूमन लाइफ्स का है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ ही साथ जो एक मिसाइल के पीछे, हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे आपको $2 मिलियन कम से कम खर्च करने पड़ते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे $1 मिलियन का खर्च होता है। तो दिवाली मतलब एक पटाखों की तरह तो लगता है आसमान में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका खजाना है किसी कंट्री का, वो जलता है उसके पीछे। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी है, ईरान साफ कर देना चाहता है कि वो भी जानता है कि वार कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। जी जी, एक बात। हाँ। और वो मैसेज दे रहा है बार बार जी कि अगर इसराइल अपनी तरफ से अटैक को रोक देता है तो वी आर रेडी एंड ओपन टू टॉक। जी जी, तो ये उसके लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले नहीं। और एक और चीज, ये ईरान ने ये भी अभी तक की लड़ाई में बता दिया है कि पहले जो लड़ाइयां होती थी, डिसाइसिव होती थी, 3-4 दिन में, 5 दिन में एक पक्ष जो है वो ढेर हो जाता था और जीत तय हो जाती थी। जैसे अरब वॉर में 6 डेज वॉर में हुआ था। जी जी जी। अब वो सिचुएशन नहीं है। आप देखिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन यूक्रेन के साथ लड़ाई 3.5 साल से चल रही है। अब वो कब खत्म होगी कह नहीं सकते, क्योंकि अब ये जो दिखाई दे रहा है उसमें एक पार्टी लड़ रही है जी, लेकिन बैक द स्टेज कितनी पार्टीज किस तरीके से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रही है किसी कंट्री को, ये बिल्कुल शुरू में साफ नहीं हो पाता है। अब ईरान अगर लड़ रहा है तो उसमें रूस का देखिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट वहां इन्वॉल्व है जी जी। रशिया नहीं चाहेगा कि वहां पर किसी भी तरीके से ईरान की हार हो जी, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद के बाद जी कोई स्टेक इसका बचता नहीं है रशिया का वहां पर। और अब ये कुछ ही दिन पहले एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइन किया है रशिया ने ईरान के साथ जी, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हार हो। तो इसीलिए वो धीरे धीरे खुलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये जो फाइनल नोट है इसी पे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका जो है वो साथ छोड़ रहा है इसराइल का। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप और इस पर प्रकाश डालें, रोशनी डालें कि ये कैसे, अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर वाकई ऐसा होता है तो नेतन्याहू के पास कितना समय बचेगा और कब तक वो लड़ पाएंगे? वार सिचुएशन में कई ऐसे स्टेजेस आते हैं जी, जहां पर किसी का साथ नहीं होना ही साथ छोड़ने का मैसेज देता है। जी जी जी, क्योंकि अब ये सिचुएशन है कि अगर इसराइल का साथ अमेरिका को देना है तो उसको सीधे सीधे इस जंग में कूदना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें इसराइल का बहुत हैवी डैमेज हो रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हो रहा है। और जिन ठिकानों को निशाना बनाना चाह रहा है ईरान, निशाना बना रहा है जी, हालांकि उसका एयर स्पेस मजबूत नहीं है जी जी, एयर स्पेस उसका ओपन है। इसराइल के जो फाइटर्स हैं वो जहां मर्जी जाकर वहां पर बॉम्बिंग कर रहे हैं जी,
लेकिन ईरान की पूरी जो टैक्टिक्स है, पूरी स्ट्रेटजी डिफरेंट, वो मिसाइल के जरिए हमला कर रहा है और वो जहां चाह रहा है वहां हमला कर रहा है। बिल्कुल। इन परिस्थितियों में अगर इस ईरान को रोकना है तो अमेरिका को सीधे इसमें आना पड़ेगा जी। और अगर अमेरिका इसमें टाइम ले रहा है और 2 हफ्ते का, जबकि 1 हफ्ते की लड़ाई हो चुकी है, तो ये मान के चलिए कि अमेरिका, ट्रंप अपने इक्वेशंस को जांच रहे हैं, न कि वो इसराइल को देख रहे हैं। और इन परिस्थितियों में अपने मागा कैंपेन के लिहाज से चीजों को देखना, एक तरीके से इसराइल को छोड़ना है। ठीक है। तो ये वो बात है, ये वो पड़ाव है जहां तक अभी हम पहुंच के इस बात को यहां बातचीत यहां रोकेंगे, ये बताते हुए कि ईरान के एक आला फौजी अफसर ने कहा था कि अभी तक तो हमने अपने सिर्फ 30%, यानी जो हमारी दिफा की सलाहियत है, जो हमारे स्ट्राइक का जो हमारा कैपेसिटी, उसका हमने सिर्फ 30% यूज किया है। अभी हमने अपने नेवी को इस्तेमाल नहीं किया, अभी हमने अपने ग्राउंड फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं किया, अभी हमने अपने जो अलाइज हैं इस खित्ते में उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है या इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि जो वक्त मिला है, इस वक्त के अंदर क्या कुछ होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके दिन बाद क्या होगा? क्या ईरानी हमले इसी शिद्दत से जारी रहेंगे? क्या इसराइल भी इसी शिद्दत से जवाब देता रहेगा? ये सब कुछ पे सवाल अभी बना हुआ है, सवाल निशान। उसका जवाब हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। हमें और अभय जी को आप नाज़रीन से आप हमें इजाजत दें और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।